और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से है, जहां पर हुई है मुठभेड़। बांदीपोरा में मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ रही जारी और घेरे में 2 से 3 दहशतगर्द घायल। लेकिन अभी एक खबर मिल रही है, जो अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, वही है कि आतंकी एक ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। लगभग देर रात से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार को आधी रात आतंकियों से मुठभेड़ जारी हुई, यानी शुरू हुई। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने का अंदेशा रहा। पुलिस ने बताया कि जिले के अरगाम में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिस पर 3 पैरा 13 राष्ट्रीय राइफल्स और बांदीपोरा पुलिस के जवानों ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान को पहले शुरू किया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, ताकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब ना हो। और अभी खबर यह है कि बांदीपोरा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो चुका है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो चुका है। हालांकि शुरुआती दौर में जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, उस दौरान में ये माना जा रहा था कि 2 से 3 दहशतगर्द यहाँ पर छिपे हुए हैं और कोई भी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब ना हो, इसको लेकर पूरी घेराबंदी गांव की गई थी। बांदीपोरा जिले के अरागाम इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल इस वक्त है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अरागाम इलाके में गोलीबारी के बाद आतंकी जंगल की ओर भागे। खबर यह भी मिली 2 आतंकी जंगल में छिपे हुए। स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के जवान जंगल की घेराबंदी कर अब वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खबर यह है कि एक आतंकी ढेर भी हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। रिटायरमेंट से पहले की ये मुलाकात 30 जून को, क्योंकि रिटायर हो रहा है मनोज पांडे, तो ये बड़ी जानकारी है। कल भी हमने दिखाया था किस तरीके से बड़ी बैठक हुई थी और उसके पहले ये मुलाकात सेनाध्यक्ष की जनरल मनोज पांडे से, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट है 30 जून को और उससे पहले की ये मुलाकात काफी खास। और ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, मनोज पांडे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिटायरमेंट के पहले की ये मुलाकात। बढ़ती खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण, और अखबारों में भी इसका जिक्र है। देखिए, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में 1% आरक्षण देने का ये निर्देश नवोदय टाइम मेरे पास, और फ्रंट पेज में इस खबर का जिक्र है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने, आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और अदालत में कहा गया है कि स्वयं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है। और अखबारों का अगर जिक्र करें तो देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समान व्यवहार नीति अपनाई है। हालांकि अभी तक उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को भी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उच्च न्यायालय ने ये आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर दिया है। बिल्कुल, और अखबारों की हम बात कर रहे हैं, कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि अखबारों में छाई हुई है। देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर जो कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे है, जिसमें लिखा है कि कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला में 3 दिन में 4 लाख से ज़्यादा सैलानी पहुंचे हैं। कालका शिमला 4 लेन में जाम लगा हुआ है, क्योंकि इस वक्त बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि वीकेंड्स में चले गए थे पहाड़ों पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में या फिर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इससे बचने के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है। तो ऐसे में 4 लाख से ज़्यादा सैलानी हैं जो कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। इसके अलावा देश विदेश का जो सेगमेंट है दैनिक भास्कर का, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर जो हेडलाइन है वो ये कि स्विट्ज़रलैंड के जो सबसे सुंदर गांव है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको इसके लिए फ़ीस देनी होगी। अब आप इससे पहले कई जगहों से ऐसी तस्वीर तो नहीं आती थी, लेकिन वहां पर ऐसा किया गया है क्योंकि हर रोज़ 6000 पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी वजह से वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि इसका मैं जिक्र कर रही थी कि हिमाचल में भी ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिली। स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं और ऐसे में कहा गया है कि वहाँ पर जो सबसे खूबसूरत गाँव है, जहाँ पर लोग जाते हैं, जो वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है उसका दीदार करने के लिए, वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि अब जो भी व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा,
जो भी सैलानी वहाँ पर पहुँचेगा, अगर वो वहाँ पर आता है तो उसको पहले एक तय कीमत चुकानी होगी और उसके बाद ही वो गाँव के भीतर प्रवेश कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अभी जाम बहुत ज़्यादा है। जो इसमें लिखा है, जो जिक्र है वो ये कि लॉटरब्रुनेन गांव को स्विट्जरलैंड का सबसे खूबसूरत गांव कहा जाता है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। 2400 लोग हैं यहाँ पर इस गांव में, यानी कि इसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं तो जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसी वजह से पूजा ये फैसला लिया गया। और देखिए, अगर भारत के पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इसी टूरिज़्म पर डिपेंडेंट होते हैं। उनकी रोज़ी रोटी इसी टूरिज़्म से चलती है। जितने ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, लोग उतना ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उससे अव्यवस्थाओं का माहौल भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, दूसरा गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आमतौर पर लोग एक शॉर्ट ब्रेक के लिए आसपास में जो और पहाड़ी राज्य है उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, और इसलिए आप उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो सैलानी हैं उनको देखेंगे, और इस कारण से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब की बात करेंगे, जहाँ पर हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिल रहा है, और इसी हीट स्ट्रोक के कारण जो 14 हज यात्री थे उनकी मौत की खबर मिल रही है। जॉर्डन के 14 हज यात्रियों की मौत हो गई। सऊदी अरब में तापमान 47 डिग्री के पार है। ईद उल अजहा उत्सव के बीच हज यात्रियों की भीड़ वहां देखने को मिल रही है। तो देखिए, जो हज यात्रा के लिए हाजी वहां पर पहुंचे हैं, उनको इस वक्त जो गर्मी की मार है उसका सामना करना पड़ रहा है। और जॉर्डन के 14 हज यात्रियों की मौत की खबर जाहिर तौर पर दुखद है, क्योंकि देखिए, लोग हज यात्रा पर जाते हैं। माना जाता है कि ज़िंदगी में जो लोग हज यात्रा करते हैं, जो मुस्लिम होते हैं ख़ास तौर पर, तो माना जाता है कि जीवन सफल हो गया। लेकिन ऐसे में जो हज यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, इस हीट स्ट्रोक से, गर्मी के कारण, जो वहाँ पर लू के थपेड़े लोगों को लग रहे हैं, उस कारण से लोगों की जान भी जा रही है। एक तो ईद का मौका, और इस बीच ईद उल अजहा उत्सव के बीच हज यात्रियों की भारी भीड़ वहाँ पर है। भीड़ प्लस गर्मी और लोगों की मौत देखने को मिल रही है। तो एक तरफ सऊदी अरब में हीट स्ट्रोक का कहर, दूसरी तरफ बात अगर करें हम गुजरात की, तो मॉनसून रुका। मध्य प्रदेश में 3 दिन के बाद पहुंचेगा मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट है। वाराणसी में हीट वेव से विदेशी टूरिस्ट सहित 3 की मौत की जानकारी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच गया है। प्रयागराज में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। झांसी, कानपुर में भी 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वाराणसी की बात करें तो 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन राहत के आसार हैं कि 2 से 3 दिन के बाद उम्मीद है कि हल्की बारिश होगी और इसमें तापमान में गिरावट आएगी। आगरा में नेपाल के 2 पर्यटक की मौत हुई है। इसके अलावा 2 लोग इसमें भर्ती बताए जा रहे हैं। तो लगातार जो हीट स्ट्रोक का कहर है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें, जम्मू, हिमाचल, उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे वो राज्य हैं जहां पर कमोवेश 1 से 2 दिन तक कुछ हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अभी रात के तापमान में कोई खास कमी आने के आसार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली को लू के थपेड़े 3 दिन और झुलसाएंगे, और इस बीच रविवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अगर जिक्र करें तो दोनों ही तापमान सामान्य से 6-6 डिग्री ज़्यादा रहा। न्यूनतम तापमान अधिक होने की वजह से रातों में भी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई, और लगातार देखिए गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी लू को लेकर कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते खबरों में आगे और एक बड़ी खबर, जहां जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, अखबारों में भी इसका जिक्र है, और इससे 48 घंटे में मौत की खबर सामने आई है और अब तक 977 केस मिले हैं। बीमारी की शुरुआत खराश और सूजन से होती है। और देखिए, हिंदुस्तान मेरे पास है और लिखा हुआ है चिंता, जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैल रहा है, और इसे लेकर पूरी जानकारी दी गई है। 977 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, और शुरुआत में इसकी जो शुरुआत है वो सूजन से होती है। और टोक्यो वुमेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केन के अनुसार अधिकांश मौतें 48 घंटों के भीतर होती है, और मरीज को सुबह पैर में सूजन दिखती है, दोपहर तक ये घुटने तक फैल सकती है, और 48 घंटों के भीतर ही वो मर सकता है। और इस तरह बचाव की संभव है, बचाव कैसे किया जा सकता है उसका भी जिक्र है। देखिए, ये बैक्टीरिया शरीर पर खुले घावों में चला जाता है, और इससे घाव को ढककर या तुरंत इलाज करवाकर इससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ इसके लक्षण में बदन दर्द, सूजन, बुखार, रक्तचाप शामिल है, और इसके बाद सांस लेने में समस्या और ऑर्गन फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो देखिए, जापान में एक दुर्लभ बैक्टीरिया जो लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, लोगों में दहशत फैला रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। रूसी जेल में आईएसआईएस आतंकियों ने गार्ड्स को बंधक बनाया है। बदले में बेशर्त रिहाई की मांग की गई। जेल के आसपास की सड़कें बंद की गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात कि ये जो आईएसआईएस के आतंकी हैं जो कि इस वक्त जेल में बंद है रूस के, उन्होंने कई गार्ड्स को बंधक बना दिया। दरअसल ये सुरक्षा में तैनात गार्ड्स थे जिनको बंधक बनाया गया है और इनकी तरफ से जो मांग है वो ये की गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पर आईएसआईएस के जो आतंकी हैं वो भी नजर आएंगे। इनकी तरफ से जो मांग है वो ये की गई है कि इनको बिना शर्त रिहा किया जाए और तभी वो इन गार्ड्स को छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो सरकार है वो पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। जैसे ही पूरा मामला सामने आया रूस की एक जेल से जहाँ पर आईएसआईएस आतंकियों का अभी आतंक देखने को मिल रहा है। हालांकि अब क्या कदम होगा, क्या उनको रिहा किया जाता है या फिर दूसरा प्लान ऑफ एक्शन, वो देखना होगा। बात अमेरिका की करेंगे जहां के टेक्सास में गोलीबारी का मामला सामने आया। पार्क में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 जख्मी बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अमेरिका में गन कल्चर को लेकर के हाल में कई सारे मामले सामने आए जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे क्योंकि अमेरिका जैसे देश में गन कल्चर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर गन हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पर लोग ईजिली इसे हासिल कर लेते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले एक खबर पूजा में बताना चाहूँगी जो कि न्यूज़पेपर्स में है। देखिए यहाँ पर एक सर्वे है जिसमें दावा ये किया गया है कि भारत में घूमने के लिए आना चाहते हैं चीन के 70% लोग। भारत को हम पर्यटन के क्षेत्र में हम क्योंकि लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया है जिसमें कहा गया है, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर है कि 90% से ज़्यादा लोग जो चीन के हैं वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं 70% लोग। मुंबई और नई दिल्ली उनकी यात्रा सूची में सबसे ऊपर है। लगभग 70% भारतीयों का मानना है कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और सहयोगात्मक संबंध भारत के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी के अलावा एक और खबर है, और अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे मच्छर ने काट लिया, दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझे नहीं काट रहा। यहाँ पर एक कॉलम में इस बात का जिक्र है कि मच्छरों को लाल काला रंग पसंद है, यानी कि अगर आपने काला रंग पहना हो, आपने लाल रंग पहना हो तो मच्छर आपको काटेंगे, लेकिन आपने सफ़ेद रंग पहना हो या फिर हरे रंग का कुछ पहना होगा तो मच्छर आपसे दूरी बनाएंगे। तो मतलब ये जो मॉस्किटो कॉइल है उससे बेहतर ये है कि आप सफ़ेद और हरे रंग का कपड़ों का अगर इस्तेमाल करें तो मच्छर आपके पास भटकेंगे नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप आपको दिया है भाई आज प्रिया ने अखबार से कि आप सफ़ेद और हरे रंग के कपड़े पहनिए अगर मच्छरों से बचना चाहते हैं। लाल, पीला, नीला और काला रंग तो कम से कम ना पहने क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करता है मच्छरों को। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अयोध्या यानी कि राम की नगरी की, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा धनुष आ रहा है और इस धनुष की लंबाई है 33 फीट, वजन है 3400 किलो। धनुष के साथ में 3900 किलो का गदा भी लगने वाला है। 20 कारीगरों ने 75 दिनों में इसको तैयार किया है। पंचधातु से गदा और धनुष बाण को बनाने का काम पूरा किया गया है। 105 बसों से अयोध्या पहुंच रही है यात्रा। तो देखिए राम की नगरी अयोध्या को एस्टैब्लिश करने के लिए लगातार अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही, लोगों की आस्था का विषय के साथ ही विकास कार्य लगातार जिनमें तेज़ी नज़र आ रही है। दूसरा ये कि टूरिज़्म के लिहाज से भी, आस्था के लिहाज से भी, धर्म के लिहाज से भी राम की नगरी में कई हम देख रहे हैं कि बड़े काम हो रहे हैं। और ऐसे में धनुष बाण, गदा ये और खूबसूरती को बढ़ाने वाले हैं राम की नगरी अयोध्या की। और क्योंकि गदा सीधे हनुमान जी से ताल्लुक़ रखता है और धनुष सीधे सीधे श्री राम जी से ताल्लुक़ रखता है, तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही ख़ास तरीके से बनकर तैयार हुआ गदा और धनुष है जो कि पंचधातु से निर्मित है, यानी सालों साल सदियां गुजर जाएंगी तब भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। और इसे बेहतरीन कारीगरों ने बनाकर तैयार किया है, यानी अब अगर आप राम की नगरी में जाएंगे तो आपको ये एक अलग ही आकर्षण का केंद्र नजर आने वाला है। तो राजस्थान में ये धनुष बन रहा है और इसको 5 पड़ाव में यात्रा निकलेगी और अयोध्या पहुंचेगी ये पूरी यात्रा। कुछ और खबरों का जिक्र अगर न्यूज़पेपर से हम करें तो काफ़ी अच्छी एक खबर जिसमें 40 किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर का जिक्र हम करेंगे, जिसमें 40 किलोमीटर दूर बैठे हुए डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन किया। तो अपने आप में सफल टेक्निक ये रही, ऑपरेशन ये रहा। आप इसमें देख पाएंगे रोबोट के सामने बैठे हुए डॉक्टर्स, आंखों में काला चश्मा लगाकर। दरअसल दिल्ली में मरीज भर्ती था, गुरुग्राम में ये डॉक्टर बैठे थे। टेली सर्जरी
उस तकनीक से ये ऑपरेशन सफल रहा। 1 घंटे 45 मिनट में ये सर्जरी पूरी हुई है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में आंखों में चश्मा लगाकर बैठे रोबोट चलाते हुए डॉक्टर नजर आपको आ जाएंगे इस तस्वीर में। मरीज की हालत स्थिर है और डिस्चार्ज ऑपरेशन में अस्पताल से 7-8 दिन में ये मरीज हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर से अनुभव इसको लेकर शेयर किया गया, साझा इसको करने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने मरीज लेटा है। अब मैं ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त मौजूद हूं और कुछ ही सेकंड में एहसास हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में मैं हूं, मरीज मेरे सामने है और जिस तरह से सामान्य ऑपरेशन होता है, जैसे मरीज की सर्जरी होती है, वैसा वो हिस्सा जो दिखता है, वैसा ही विजन मुझे कुछ यहाँ दिख रहा था। 3D क्वालिटी थी। तो कुल मिलाकर अब इस तकनीक से दूर दूर बैठे डॉक्टर्स भी मरीजों का इलाज कर सकेंगे। अपने आप में बड़ी ये तकनीक रही, सफल ये तकनीक रही। आगे बढ़ेंगे, बात स्विट्जरलैंड की होगी, जहां पर यूक्रेन शांति सम्मेलन के बाद साझा बयान जारी किया गया। भारत ने शांति सम्मेलन के साझा बयान से खुद को बाहर किया। 90 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये बड़ी जानकारी है और इसमें लेकिन भारत ने खुद को इसमें बाहर किया। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास जारी रखेंगे, ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट। और ये सम्मेलन बुलाया गया था। यूक्रेन में बीते 2 सालों से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है और इसके चलते यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, शांति और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, सलमान को धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया, गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान के हिंडौली से छात्र को गिरफ्तार किया गया। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के एक नए मामले में आरोपी को मुंबई पुलिस ने राजस्थान से अरेस्ट किया है। आरोपी बूंदी निवासी बनवारी लाल गुजर को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे मंगलवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और अपराध शाखा के अधिकारी ने रविवार को बताया कि गुजर ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया था और कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और गिरोह के अन्य सदस्य मेरे साथ हैं। मैं सलमान को मारने जा रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक टीम जांच के लिए राजस्थान भेजी और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मणिपुर की। सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान तैनात किए गए हैं। हथियारबंद उग्रवादियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जिरीबम में 6 जून को भड़की थी हिंसा और इसी के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद अतिरिक्त तैनाती की गई है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉयड है। खासतौर पर जिस तरीके से संग्राम भिड़ा, उसके बाद तो और भी ज़्यादा वहाँ पर जो तैनाती थी वो देखने को मिली। और इसी के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि सीआरपीएफ जवानों की तैनाती और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। सैकड़ों की संख्या में जवान हैं जिनको अलग अलग इलाकों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और देखिए, बिल्कुल सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है। मणिपुर में शांति व्यवस्था की बहाली के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीच एक और अथक प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए, आमने सामने चुनाव से पहले 2 डिबेट्स होंगी। टीवी पर 27 को ट्रंप और बाइडेन भिड़ने वाले हैं। एक बोलेगा तो दूसरे का माइक बंद हो जाएगा। देखिए, चुनाव में डिबेट एक अच्छा कल्चर है। आपके पास क्या लॉजिक है, आपके पास में क्या पॉइंट्स हैं, और दूसरे के पास में भी आर्ग्यू करने का आपके पास मौका है, उनके पास भी अपने पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से 27 तारीख को एक ज़बरदस्त भिड़ंत होने वाली है ट्रंप और बाइडेन के बीच में, जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि ट्रंप और बाइडेन के बीच में जब ये डिबेट शो होगा तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच में कौन कौन से विषय रहने वाले हैं, उन विषयों पर दोनों के पास में क्या क्या तर्क होंगे, क्योंकि इसी आधार पर जनता को चुनाव करना है कि अगली बार उनका नेता कौन हो। और अब आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से खबर आपको बताएंगे, जहां पर 100 कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त। सोशल ऑडिट में लगे थे ये कर्मचारी। पूर्ववर्ती सरकार में संविदा पर इनकी नौकरी लगी थी। साल 2020 में इनकी भर्ती की गई थी, लेकिन अब इनकी सेवाएं खत्म होगी। कुल 100 ये कर्मचारी जिनकी सेवाएं अब खत्म होने जा रही हैं। सोशल ऑडिट इनकी तरफ से किया जा रहा था, ये कर्मचारी इसमें लगे हुए थे, संविदा पर इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन अब इनकी सेवाएं समाप्त होंगी। चलिए, अखबारों का भी जिक्र कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र बेहद ज़रूरी है। देखिए, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर एक खबर है, देश में ही हो रहा इन रक्षा सामग्रियों का निर्माण और परीक्षण में खरे उतरने पर विदेशों से इनका आयात बंद करने की योजना है। बस 1 साल और सेना के पास होंगे 371 स्वदेशी उत्पादन। देखिए, 70% बजट स्वदेशी खरीद के लिए है और 40,839 करोड़ रुपए की विदेशों से रक्षा सामग्री की खरीद 2022-23 में हुई और 21,083 करोड़ रुपए की विदेशों को रक्षा
सामग्री का निर्यात 2023-24 में हुआ है। देखिए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय दिसंबर 2025 के बाद तकरीबन 371 रक्षा सामग्री की विदेशी खरीद को अनिवार्य बना सकता है और इन सामग्रियों का निर्माण देश में किया जा रहा है और कोशिश ये हो रही है कि उपरोक्त डेट के बाद इनके आयात को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाए और रक्षा मंत्रालय ने ये पूरी जानकारी सामने दी है।